थोड़ा सा तो खा लो। माँ ने निवाला उसके होंठों की तरफ बढ़ाया। उसने माँ का हाथ दूर धकेल दिया। दिल नहीं चाह रहा माँ जी। माँ बोली, ऐसा नहीं करते मेरी जान। जिंदगी की खुशियां किसी एक ही शख्स से तो नहीं जुड़ी होती। तुम्हें इतने खूबसूरत वजी और पुरकशिश जवान मिलेंगे कि वो गुंडा तुम्हें याद भी नहीं आएगा। वो सिसकते हुए बोली, भूलेगा तो याद आएगा ना। बुशरा ने हल्के से डांटा, क्या वो अकेला मर्द है इस दुनिया में? वो बोली, अब्बू जान भी तो अकेले मर्द नहीं थे माँ जी। फिर आपने भरपूर जवानी क्यों जाया कर दी? तंज की बजाय उसके लहजे में शिकवा था। माँ ने कहा, क्योंकि वो मुझे चाहते थे, उतना जितना आज तक किसी ने किसी को भी नहीं चाहा होगा। इतनी तवज्जो देते थे कि इतनी तवज्जो कोई नहीं दे सकता था। ऐसे महबूब का शोक मनाने के लिए तो मेरी एक जिंदगी भी कम है। अगर मुझे 10 जिंदगियां और मिलें तो अपने रफीक की याद में गुजार दूं। मगर तुम किस बलबूते पर अपने गुंडे का तकाबुल मेरे शौहर से कर रही हो? ये ज्यादती है मेरी जान, क्योंकि मेरे शौहर को तो मुझसे मौत ने छीना है और तुम्हारे मवाली ने ठोकर मारकर तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर किया है। तनावुश बोली, वो नादिम है, इसीलिए तो मेरा सामना नहीं करना चाहते और उन्हें मेरी फिक्र है। वो चाहते हैं मैं किसी महफूज मकाम पर अपनी जिंदगी गुजारूं। इसी वजह से उन्होंने पाशा भाई को कहा है कि मेरे हवाले बहुत सारी दौलत कर दे, मुझे गाड़ी बंगला खरीद कर दे। मैंने तो आपकी वजह से मना कर दिया कि अम्मी जान को हराम की दौलत नहीं चाहिए। माँ ने कहा, सच में मेरी शहजादी इतनी सियानी हो गई है। खाने के बर्तन एक तरफ करके उसने तनावुश को अपनी गोद में घसीट लिया। वो बोली, मैं झूठ नहीं बोलती माँ जी। माँ ने कहा, इसका मतलब मैं यूं ही सोच रही थी कि मेरी शहजादी ऐशो आराम की जिंदगी छिन जाने की वजह से परेशान है। वो बोली, मैं उनके साथ झोंपड़ी में भी रहने को तैयार हूँ माँ जी। और यकीन माने मैं उन्हें गुनाह की जिंदगी से निकालने का सोचे हुए थी। आहिस्ता आहिस्ता शराब नोशी की आदत उनसे छुड़ा रही थी। बाकी काम भी वो जरूर छोड़ देते, मगर फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। बुशरा ने उसे तसल्ली दी। बोली, शायद वो तुम्हारी बेहतरी चाहता है, इसीलिए खुद से दूर कर दिया। तनावुश बोली, मुझे नहीं चाहिए ये बेहतरी। मैं उन्हें किसी भी चीज किसी भी काम से मना नहीं करूंगी, बस अपने साथ रख लें, खुद से दूर न करें। बुशरा ने कहा, बेटी पता है मोहब्बत एक बहुत कीमती और आला जज्बा है और किसी की मोहब्बत में पागल हो जाना फितरी मामला है। इंसान के बस से बाहर है कि वो किसी की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल फेंके, लेकिन मोहब्बत हो जाने के बाद अपने अफाल और हरकत पर काबू पाना जरूर इंसान के बस में होता है। तुम्हें उससे मोहब्बत है, 1000 बार करो। तुम्हें वो प्यारा लगता है, जरूर लगा करें, मगर अपने पागलपन को दिल से बाहर न आने दो बेटी। खुद को इतना न गिराओ कि पाताल में जा गिरो। अगर किसी को तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं तो क्यों अपनी मोहब्बत की नाकदरी करवाती हो? क्यों अपने कीमती जज्बात को सस्ता बनाकर पेश करती हो? क्यों अपनी जात की नफी करने पर तुल गई हो? उसकी मोहब्बत को बेशक दिल से ना निकालो, मगर वो तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर कर रहा है तो दूर हो जाओ। मोहब्बत खुराक नहीं कि भीख में मिल जाए, हीरे जवाहर नहीं कि दौलत से खरीदी जाए, जमीन जायदाद नहीं कि विरसे में हासिल हो, सल्तनत हुकूमत नहीं कि बजोरे बाजू छीन ली जाए। ये तो खुद रो पौधे की तरह पनपने वाला जज्बा है जो बगैर मेहनत, खेती बाड़ी और पानी लगाने के किसी बंजर जमीन में भी उगाता है। जैसे आप किसी की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकते, यूं ही किसी के दिल में जबरदस्ती मोहब्बत डाली भी नहीं जा सकती। बेटी छोड़ दो उसके ख्याल, अगर वो तुमसे दूर रह सकता है तो उसकी खुशी में खुश रहो। यही तो मोहब्बत का फलसफा है। तनावुश बोली, मैं उन्हें दूर रह कर दिखाऊंगी माँ जी, वो जरूर पछताएंगे। देखना एक दिन उन्हें मेरी याद आएगी, जब वो बिखरेंगे और उन्हें समेटने वाला कोई नहीं होगा, जब वो रोएंगे और आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, जब वो अकेले होंगे और साथ निभाने वाला कोई नहीं होगा, तब वो मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें समेटने के लिए अपनी आगोश वा कर दूंगी। मैं उन्हें कोई ताना नहीं दूंगी माँ जी, कुछ भी नहीं कहूंगी, गुजरा वक्त बिल्कुल भी याद नहीं दिलाऊंगी। बस कह दूंगी कि मैं तो कब से मुंतजिर थी, आपने खुद ही देर कर दी। नमकीन पानी उसके गालों पर बहने लगा। बुशरा बोली, फिर वही बेवकूफी, चलो उठो थोड़ा सा खाना खा लो। उसे गोद से उठाकर बुशरा जबरदस्ती खाना खिलाने लगी तो अनो करहन उसे चंद निवाले निगलने पड़े थे। खाने के बाद बुशरा उसके लिए चाय बनाकर ले आई थी। चाय पीते हुए वो मुस्तफसिर हुई, माँ जी बादशाह भाई कह रहे थे कि यहाँ हमारी जान को खतरा है, क्योंकि मेरी वजह से काफी लोग उनके खिलाफ हो गए थे और अब जब मैं उनकी जिंदगी से निकल गई हूँ तो वो खतरनाक लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पाशा भाई कह रहे थे कि माँ के साथ मिलकर सोच लो कि किस इलाके में रहना हमें पसंद है, वो इस घर के बदले हमें वहाँ घर बनाकर दे देंगे। बुशरा ने कहा, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा है बेटी, सुबह मौलवी साहब के पास जाकर इस बारे में मशवरा लूंगी और अब तो हमारा घर भी अच्छे दामों बिक जाएगा। इतना काम तो तुम्हारा कमबख्त शौहर हंसी खुशी करवा देगा। तनावुश बोली, माँ जी वो बंगला लेकर देने को तैयार हैं, आप हाँ तो करें। बुशरा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए हराम की दौलत, बस हमारा अपना पैसा काफी है। तनावुश खफा होने लगी, फिर उन्हें क्यों कोस रहे हैं? कबीर दादा के खिलाफ वो कुछ भी तो नहीं सुन सकती थी। बुशरा ने कहा, तो और किसे कोसूं? अपनी शहजादी की आंखों में आंसू लाने वाले को दुआएं तो नहीं दे सकती।
तनावुश बोली, माँ जी मैंने उन्हें माफ कर दिया है, आप भी कर दें, और याद रखना अगर उन्हें कुछ हो गया तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। बुशरा बोली, ठीक है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम कोई बेवकूफ़ी की हरकत नहीं करोगी, ना तो उसे मिलने की कोशिश करोगी और ना कॉल पर बात करने की। वो मायूसी से बोली, पाशा भाई ने उनका मोबाइल फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल फ़ोन से मिटा दिया है। बुशरा तहसीन आमेज लहजे में बोली, बहुत अच्छा किया है उसने। तनावुश बोली, अगर उन्होंने कॉल की फिर मैं बात करूंगी। एक अजीब सी हसरत उसके लहजे में उबल रही थी। बुशरा ने जान छुड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ कर लेना, अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। वो खुद भी लेट गई। तनावुश आंखें बंद करके भी जागती रही। गाहे गाहे वो मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी निगाह दौड़ा लेती। क्या पता मुझे याद कर रहे हो सकता है उन्होंने खाना भी न खाया हो, शायद अपने फैसले पर पछता रहे हो। दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद बाकी थी कि कबीर दादा की कॉल आएगी। रात गए गली से कोई कार गुजरी और वो चारपाई से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी, मगर कार रुके बगैर आगे गुजर गई। वो गाल भिगोती वापस चारपाई पर लौट आई। उसकी माँ गहरी नींद में थी, वरना वो उसे जरूर डांटती। रात गए उसकी आंख खुली। वो उसी तरह औंधे मुंह बेड पर पड़ा था। सर निहायत भारी हो रहा था। सर झटकते हुए वो उठ बैठा। दीवार पर टंगी घड़ी 2 बजने का ऐलान कर रही थी। लड़खड़ाते कदमों से वो गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। शावर खोलकर वो बगैर कपड़े उतारे तेज धार पानी के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही उसकी गुस्लमंदी दूर हो गई। पतलून कमीज उतार कर गुस्ल खाने के फर्श पर फेंकते हुए वो तौलिया लपेट कर बाहर निकल आया। उसका रवैया बचकाना सा हो रहा था, यूं जैसे तनावुश को उसकी सारी हरकतें नजर आ रही हों और उसके यूं करने पर वो उसके कपड़े और सामान वगैरह समेटने के लिए भागी चली आएगी। ड्रेसिंग रूम में घुसकर उसने कपड़े पहने और तौलिया एक तरफ उछाल कर बाहर आ गया। दोपहर को जागने के बाद उसने तनावुश के हाथों से नाश्ता किया था। उसके बाद वो कुछ भी नहीं खा सका था, लेकिन इतनी देर गुजर जाने के बाद भी उसे भूख महसूस नहीं हो रही थी। सोफे पर बैठकर उसने एलईडी ऑन की और मुख्तलिफ चैनल्स तब्दील करने लगा। कोई प्रोग्राम भी उसे अच्छा नहीं लगा था। रिमोट मेज पर फेंक कर वो मोबाइल फोन की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। क्या पता उसकी कॉल आई हो सकता है उसे नदामत महसूस हो रही हो। दिमाग में ख्याल उभरा और वो कालीन पर पड़े कोट की जानिब बढ़ गया। कोट की जेब से मोबाइल फोन निकालकर उसने तारीख स्क्रीन पर एक निगाह दौड़ाई। स्क्रीन के ऊपरी कोने में छोटी सी बत्ती जल बुझ कर किसी मिस कॉल या पैगाम आने का इशारा कर रही थी। स्क्रीन रोशन किए बगैर उसने धड़कते दिल से सोचा, क्या उसी की कॉल आई है? शायद नादिम हो और दूर जाकर उसे मेरी कमी महसूस हो। अगर उसने सचमुच मुझे बुलाया हो तो क्या उसे लेने जाऊंगा? उसने दिल में झांका। फौरन ही जवाब मौसूल हुआ, हाँ लेने तो जाऊंगा, मगर जरा मूड बनाकर, बात नहीं करूंगा। कार का हॉर्न सुनकर वो भागती हुई आएगी। मैं बस खामोशी से उसके लिए दरवाजा खोलकर चुपचाप बैठा रहूंगा और वो जब नदामत जाहिर करते हुए धीमे लहजे में कहेगी, कबीर माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तब भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। खामोश बैठा कार ड्राइव करता रहूंगा, उसकी जानिब देखूंगा भी नहीं। दिल ने न देखने की बात पर एहतजाज किया। उसने जल्दी से अपनी सोच की तरदीद की। सीधा तो नहीं, अलबत्ता शीशे में चोरी चोरी उसके चेहरे पर निगाह डालूंगा, उसे मिन्नतें करने दूंगा और वहां से उसे सीधा साहिल समंदर पर ले जाऊंगा। कार से उतरकर मैं उसकी तरफ तवज्जो किए बगैर रेत पर आगे बढ़ जाऊंगा। वो मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे भागेगी और फिर पाँव में मोच आने पर नीचे गिर जाएगी। दिल ने वावेला किया, पाँव में मोच नहीं आनी चाहिए, उसे दर्द होगा। नाजुक सी गुड़िया कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी। उसने सोचा, हाँ ठीक है, वो मोच आने का बहाना तो कर सकती है ना। बस तय हो गया, वो मोच आने का बहाना करेगी और मैं भागकर उसे बाजुओं में भरकर सीने से लगा लूंगा। वो मेरे गले में बाजू डालकर कहेगी, प्लीज माफ कर दो ना, नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। और मैं मुस्कुराते हुए पूछूंगा, ऐसा करोगी आइंदा? वो मेरे कंधे पर सर रख कर कहेगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं, बस इस दफा माफ कर दो। मैं फौरन उसे माफ कर दूंगा और जब घर लौट कर आएंगे तो ख्वाबगाह की हालत देखते ही वो सर पीट लेगी और जल्दी जल्दी तमाम सामान को तरतीब से रखना शुरू कर देगी। तब मैं सोफे पर बैठकर उसकी हालत पर जोर जोर से हंसूंगा। सारा सामान तरतीब से रखकर जब वो शराब की खाली बोतलों को देखेगी तो खूब लड़ेगी। मैं भी साफ कह दूंगा कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, न तुम दूर जाने का सोचती, ना मुझे ऐसा करना पड़ता। सारा मंसूबा सोचते हुए उसने स्क्रीन रोशन करने वाला बटन दबाया और शेख चिल्ली के सर पर रखा अंडों का टोकरा धड़ाम से नीचे जा गिरा। अजीम के नंबर से मिस कॉल आई हुई थी। गहरा सांस लेकर उसने सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। न कॉल वसूल करूंगा, ना उसका भेजा पैगाम पढ़ूंगा, और अगर वो खुद यहाँ आ गई तो राहत खाला को कहकर उसे घर से निकाल दूंगा, बेशक रोती रहे। उसे मालूम नहीं कि कबीर दादा कितना सख्त दिल है। मुझे लड़कियों की क्या परवाह, जितनी चाहिए तनावुश इकट्ठी कर लूं, कल की छोकरी मुझसे टकराने चली है। उसने तंजिया हुनकारा भरा और एकदम अपने हाथों पर माथा टेक दिया। उसे लगा आंखों में पानी जमा हो रहा है। उसके कानों में जैसे किसी ने सरगोशी की। अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ही खींच लेते,
कितनी प्यारी लग रही हूँ। उसने फौरन तस्वीरों वाला फोल्डर खोल लिया। वो हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। एक तस्वीर में वो जबान निकालकर उसे चिढ़ा रही थी। एक में उसने दोनों आंखें सख्ती से मेची हुई थी। 2-3 तस्वीरों में वो संजीदा नजर आने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी रोशन मुस्कुराती आंखें झूठी संजीदगी का राज फाश कर रही थीं। नहीं चाहिए तुम्हारी तस्वीरें, सारी की सारी डिलीट कर दूंगा। गुस्से में वो उसकी तस्वीरों को डिलीट करने की गर्ज से सेलेक्ट करने लगा। तमाम तस्वीर मार्क करके उसने डिलीट के ऑप्शन की तरफ उंगली बढ़ाई, मगर उसे दबाने की हिम्मत न कर सका। उसकी समातों में तनावुश की सरगोशी गूंजी। मेरी तस्वीर को मोबाइल फोन से तो मिटा दोगे, मगर दिल पर नक्श तस्वीर को कैसे खुरचोगे? उसने मोबाइल फोन हाथ से रख दिया। मुझे मालूम तो करना चाहिए आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो तो मेरी जुदाई से डरती थी, मेरे तलाक देने से खौफ खाती थी। किसी दूसरी लड़की के मेरे करीब आने पर उसका सांस रुकने लगता था। अब क्या हुआ? क्या अब मेरी जुदाई काबिल बर्दाश्त हो गई? ये पूछना तो बनता है। उससे मजीद सब्र न हो सका और वो इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर चौकीदार को कल वाले हुक्म दोहराने लगा। घड़ी की सुइयां 3 के हिंसे को छू रही थीं। यकीनन गहरी नींद में होगी। ये जाने बगैर के कोई किस शिद्दत से उसे याद कर रहा है। क्या पता तरस खाकर मेरे साथ चली आए। उसे यूं लगा जैसे वो तनावुश से मोहब्बत की भीख मांगने जा रहा है। उसकी अना, खुददारी और बड़ी शख्सियत होने के जोम की इमारत धड़ाम से जमीन बोस हो गई थी। वो छोकरी जो कल तक उसकी नजर करम की मोहताज रहा करती थी, आज आसमान की बुलंदियों को छूती हुई कोई ऐसी मलिका लग रही थी जिस तक उसकी रसाई ही मुमकिन न हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम कबीर दादा हो, एक बहुत बड़े गैंग के सरबराह। तुम्हें लड़कियों की क्या कमी? इससे कई गुना खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां तुम्हें मिल सकती हैं, फिर उसके सामने झुकने की तजलील क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? तनावुश से मुतनफ्फर करने वाली एक तल्ख सोच उसके दिमाग में उभरी, मगर दिल खम ठोंक कर मैदान में आ गया। उनसे बेहतर तो क्या उस जैसी दूसरी भी अल्लाह पाक ने नहीं बनाई, फिर कोई कैसे उसकी जगह संभाल सकता है? और बिलफर्ज उस जैसी सूरत किसी को भी मिल गई हो तो क्या वो उसकी तरह शोख चंचल अदाओं वाली होगी, वैसा ही खिदमत करने का फन जानती होगी, उतना ही ख्याल रखने वाली होगी? ये ऐसे सवालात थे जिनका जवाब नफी में था। वो पाँव में हवाई चप्पल डालता हुआ खड़ा हो गया। उसका दिल इतनी शिद्दत से तनावुश को देखने, उससे बात करने की ख्वाहिश में मचल रहा था जैसे उसे न देखने पर उसे मौत ही तो आ जाएगी। बाहर निकलकर वो अपने ध्यान में ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा कि अचानक उसके कानों में पाशा की आवाज गूंजी। ड्राइव मैं करूंगा। कबीर दादा शिशदर रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला। इस कोठी में एक कमरा अभी तक मेरे सामान से अटा पड़ा है और वहां रात गुजारने के लिए यकीनन मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कबीर बोला, तो जाओ आराम करो। पाशा ने मानी खेज लहजे में पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, मैं कहीं भी जाऊं। पाशा ने नफी में सर हिलाया। मेरा साथ आपको सहूलत देगा। कबीर बोला, मैं बस इतना पूछूंगा कि उसे यहाँ पर क्या तकलीफ थी, और कोई ताना नहीं दूंगा ना गुस्सा करूंगा, बस मुख्तसर सी बात करके वापस आ जाऊंगा। वो पाशा के सामने यूं सफाई देने लगा जैसे वो उसका बड़ा ही तो हो। पाशा बोला, 2 टके की लड़की के दरवाजे पर कबीर दादा रात के 3 बजे मोहब्बत की भीख मांगने जाएगा? कबीर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे बस थोड़ी सी बात करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। मेरे दिल में एक फांस अटकी है, वो उससे बात करके निकल जाएगी। पाशा बोला, क्या मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता? क्या मेरी जात की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं? क्या मेरे वादे, मेरे अल्फाज की आपके नजदीक कोई वक़्त नहीं? पाशा जज्बाती सा हो गया। कबीर बोला, ऐसी बात नहीं है यार, तुम बात को गलत रुख दे रहे हो। वो उसकी बात सुनकर खफीफ हो गया था। पाशा बोला, जानता हूँ वो आपको प्यारी लगती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस धोखेबाज की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप अपने मकाम को ही फरामोश कर दें। आप बस वक्ती पसंदीदगी को मोहब्बत समझने की गलती कर रहे हैं, और बिलफर्ज आप उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तब भी मोहब्बत का तकाजा यही है कि महबूब की मर्जी पर राजी रहा जाए। वो दूर जाकर खुश है तो आप उसे खुश क्यों नहीं रहने देते? यकीन माने वो आपको देखकर घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, वो डरती है आपसे। आप उसकी नजर में एक गैंगस्टर हैं, एक कातिल, शराबी और बदकिरदार शख्स हैं। पहले वो दौलत और ऐशो आराम के लालच में यहाँ टिकी थी, अब उसे ये सब कुछ आपके बगैर मयस्सर हो गया है, इसलिए उसे किसी गुंडे मवाली की जरूरत बाकी नहीं रही। एक गहरा सांस लेते हुए वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठता हुआ बोला, बैठो। पाशा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। कहाँ जाना है? उसने कार को आगे बढ़ाते हुए पूछा। कबीर दादा ने सीट से टेक लगाते हुए आंखें बंद की, बोला, साहिल समंदर पर चलो। और धम से वो उसकी आंखों के सामने आ कूदी। वो जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगा। आंखें बंद करना भी उसके लिए कार दारद बन गया था। दिल ने मतून किया, काश मैंने पाशा को ये न कहा होता कि उससे मुंह मांगी रकम वगैरह देकर मेरी जिंदगी से दूर कर दे। दिमाग ने पूछा, तो क्या सारी जिंदगी उस धोखेबाज की झूठी मोहब्बत में डूबे रहते? दिल का एहतजाज जारी रहा। क्या फर्क पड़ता है उसकी झूठी या सच्ची मोहब्बत से, जब इंसान को दूसरे के दिल का हाल मालूम ही ना हो। भले वो ऐशो आराम की वजह से मुझ पर नाजो अदा की बारिश करती हो,
मुझे आम खाने से मतलब होना चाहिए, न कि पेड़ गिनने से। पाशा उसकी सोचों में मुखिल हुआ। क्या सोच रहे हैं दादा? कबीर बोला, कुछ नहीं यार, बस हैरान हो रहा हूं कि कोई इतनी अच्छी अदाकारी भी कर सकता है। पाशा बोला, औरत जात को मालिक ने जिस्मानी तौर पर कमजोर जरूर बनाया है, मगर उस कमजोरी के बदले उसे मक्कारी की ऐसी सिफत अता कर दी है जो मर्द की ताकत से कई गुना ज्यादा पुरअसर है। औरत को अपने एहसासात छुपाने में बला की महारत है। ये जात झूठी मोहब्बत का इजहार भी इस सफाई से करती है कि मुखालिफिन को यकीन करना पड़ता है, और जब तक उसे हकीकत का इदराक होता है वो सरतबा उस मक्कार के इश्क में डूब चुका होता है। अब इसका इन्हिसार औरत की तरजीहात पर होता है कि उसका फायदा मुतासिरा मर्द के साथ रहने में है या दूर होने में। अगर तो उसके साथ रहने में फायदा हो तो वो ये ड्रामा जारी रखती है, उसके बरक्स होने की सूरत में बेचारे के कदमों से 1 मिनट में जमीन खींच लेती है। आप शुक्र करें कि बर वक्त मुझे सारी बात बता दी और उसकी झूठी मोहब्बत का राज फाश हो गया, वरना जिंदगी के किसी और मौके पर वो आपको नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकती थी। कबीर दादा के दिमाग में तल्ख सोच उभरी। मुझे तो हालिया नुकसान भी नाकाबिल तलाफी ही लग रहा है, मगर मुंह से वो ये इकरार न कर सका। कल वाले होटल के सामने से गुजरते हुए उसने पाशा को मुत्तला किया, यहाँ खाना खाएंगे। उसने सर हिलाते हुए कार होटल की पार्किंग में मोड़ दी। वो मेज आज भी खाली पड़ी थी जहां उसने गुज़श्ता रात तनावुश के साथ बैठकर खाना खाया था। वो पाशा को लेकर उसी मेज की तरफ बढ़ गया। नशिस्त संभालते हुए पाशा बोला, मेरा ख्याल है आप खाना नहीं खा सकेंगे। उसने इस बात में सर हिलाया, सही कहा। पाशा मेन्यू कार्ड खोल कर देखने लगा, तो क्या मंगवाऊं? कुछ भी, मुख्तसरन कहते हुए वो शीशे का जग उठाकर ग्लास में पानी उंडेलने लगा। ग्लास मुंह से लगाते हुए उसके दिमाग में तनावुश की मधुर आवाज गूंजी, कोई ऐसी चीज जो आप अपने हाथों से मुझे खिला सकें। वो ख्यालों ही ख्यालों में उसे मुखातिब हुआ, आ जाओ ना, हमेशा अपने हाथों से खिलाया करूंगा। उसका जवाब उसे सुनाई न दिया। यकीनन अब कबीर दादा की बात उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। बैरे के आने तक वो खामोश बैठा रहा। पाशा ने भी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। बैरे ने खाना लाकर उनके सामने रखा। पाशा को भी खाते देखकर वो पूछने लगा, तुमने भी नहीं खाया? जी कहकर पाशा खाने को जुड़ गया। कबीर दादा ने चंद निवालों के बाद हाथ खींच लिया था, मगर पाशा ने खूब डट कर खाया। होटल से निकलकर वो पाशा के साथ साहिल पर आ गया। रेत पर नंगे पांव घूमते हुए वो बेख्तियार होकर पाशा को गुज़श्ता शब की बातें बताने लगा। तनावुश का पांव में मोच आने का बहाना सुनाते हुए वो हंस पड़ा। उसके बाद के इख्तिताम पर पाशा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मर्द को फांसने और उसके दिल में जगह बनाने के हजारों लाखों गुर ये माँ के पेट से सीख कर निकलती हैं। कबीर दादा ने उसकी बात पर तबसरा करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। सूरज तुलू होने तक वो वहीं घूमते रहे और फिर कबीर दादा के कहने पर वापस लौट आए। यूं हंगामी तौर पर क्यों बुलाया है? बहुत अहम काम छोड़ कर आया हूं। नौशाद आफरीदी बोतल से विस्की उंडेलने लगा। एसपी जमीर हुसैन बोला, शाहजी को आने दें, फिर बात करता हूं। नौशाद आफरीदी ने कहा, खैरियत तो है ना? उसके लहजे में हल्की सी परेशानी दर आई थी। एसपी जमीर हुसैन बोला, वही कबीर दादा वाला मामला है यार। प्लेट में पड़े खुश्क फ्रूट में से किशमिश का दाना उठाकर मुंह में डालते हुए एसपी ने उसे तसल्ली दी। उसी वक्त अखलाक हुसैन सलाम कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। आए आए शाहजी। रस्मी कलिमात के बाद एसपी मतलब की गुफ्तगू पर आ गया। तुम दोनों तो उस दिन के बाद अपने मंसूबे को भूल ही गए हो, लेकिन मैं मुसलसल इसी काम में जुटा हूँ। नौशाद आफरीदी ने कहा, भूल नहीं गए, अपने लीडर पर मुकम्मल एतमाद है। एसपी ने तफसील बताते हुए कहा, बहरहाल ताज़ा तरीन खबर यह है कि आज हफ्ता है और खुशकिस्मती से वो रखेल कल से अपने घर में मौजूद है। शायद शाम तक घर में ही रहे। हमने असर के वक्त उसे अगवा करना है। अगर उससे पहले उसने घर जाने की कोशिश की तो उसी वक्त उठवा लेंगे। अखलाक हुसैन ने पूछा, बाकी के इंतजामात तो मुकम्मल है ना? एसपी ने इस बात में सर हिलाया, हाँ सारा इंतजाम हो गया है। नौशाद आफरीदी ने कहा, तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? एसपी ने याद दहानी करवाते हुए कहा, आप दोनों ने फसीउद्दीन के नंबर 2 तैमूर अली को काबू में करना होगा। ये ना हो फसीउद्दीन की मौत के बाद एक नया हंगामा खड़ा हो जाए और असल मामला दरमियान ही में रह जाए। अखलाक हुसैन ने तफसील बताते हुए कहा, आज नौशाद आफरीदी के यहाँ एक तकरीब रखेंगे, उसमें तैमूर अली भी खुसूसी तौर पर मदऊ होगा। पाशा और काशिफ राजपूत को भी बुलाएंगे। सिर्फ कबीर दादा को दावत नहीं दी जाएगी, क्योंकि नौशाद आफरीदी और उसकी अनबन कोई ढकी छुपी बात नहीं। और फिर फसीउद्दीन की मौत की खबर मुझे वहीं पर मिलेगी, जिसे फौरन तैमूर अली और पाशा वगैरह के सामने बयान कर दूंगा। उसके साथ ही मैं और नौशाद मिलकर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। यकीनन पाशा और काशिफ राजपूत भी हमारा साथ देंगे। इस तरह ये इत्तला बर वक्त तमाम गैंग के सरबराहों के पास पहुंच जाएगी। एसपी ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा, जबरदस्त। यकीनन तकरीब में मेरी हाजिरी भी लाजमी होना चाहिए। अखलाक हुसैन ने नफी में सर हिलाया।
बोला नहीं, तुम्हें मंसूबे की तकमील की तरफ ध्यान देना होगा। एसपी ने उसकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए कहा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।